नमस्कार, बखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। आज हम बात करेंगे एक ऐसे राष्ट्रीय विषय पर जो कीर्तिमान से जुड़ा हुआ है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी का दावा है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया और उनको प्रधानमंत्री बनने के मामले में उनसे वो कई दिन आगे निकल गए। 4,399 दिन प्रधानमंत्री रहने का कमाल नरेंद्र मोदी ने बताया और अभी उनकी यात्रा जारी है। और उनका कहना है कि ये मामला पंडित नेहरू से आगे का है। अब इस पर विवाद हो सकते हैं, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि 4,399 दिन तो मोदी जी प्रधानमंत्री और आगे भी बने रहेंगे जब तक ये सरकार में कुछ आसमानी सुल्तानी ना हो। तो आज हम इसी पर बात करेंगे कि मोदी ने रिकॉर्ड तोड़ा और नेहरू को पीछे छोड़ा। इसमें एक बात और है तकनीकी रूप से कि जब देश के पहले प्रधानमंत्री के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने शपथ ली तब वो निर्वाचित प्रधानमंत्री नहीं थे, मनोनीत थे और उन्होंने यूनियन जैक के नीचे शपथ ली थी और अंग्रेज गवर्नर ने उनको शपथ दिलाई थी। और इस मायने में मोदी निर्वाचित प्रधानमंत्री हो तो कह सकते हैं कि जो दावा भाजपा कर रही वो एक हिसाब से ठीक है और कांग्रेस अगर इसको कहती है कि ये ठीक नहीं है तो हम तो दोनों की बात मान लेते हैं, जनता तय कर लेगी। इसमें चर्चा शुरू करें उसके पहले बता दें कि बातचीत के लिए मौजूद है स्टूडियो में हमारे दो विशेष मेहमान, मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार श्री योगीराज योगेश जी और सामाजिक सरोकार से जुड़े सामाजिक कार्यकर्ता कमल राठी जी। हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ेंगे जियो पॉलिटिक्स के एक्सपर्ट रमेश सिंह जी। चर्चा शुरू करें उसके पहले नरेंद्र मोदी जी क्या कहते हैं ये सुन लेते और फिर करेंगे चर्चा की। साल 2014 में जब एनडीए की जीत हुई थी तब मैंने कहा था कि आज देश के सामान्य मानवी में एक नई आशा का उदय हुआ है। इस आशा का, इस उम्मीद का संरक्षण हम सभी का बहुत बड़ा दायित्व था। मुझे आज संतोष है, गर्व है कि एनडीए परिवार के तौर पर हमने देश के विश्वास को हमेशा और मजबूत किया है। 2014 में आशा का उदय होता सूरज आज नए आत्मविश्वास के प्रकाश पुंज में बदल गया है। भारत के लोगों ने पहली बार ये देखा है कि जब सही नीयत से सरकार चलती है तो तेज गति से विकास भी होता है। एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही हैं, हमारी दिशा सही है, कि 140 करोड़ का ये देश हमसे जो उम्मीदें लगाए बैठा है वो जरूर पूरी हो। आज देश का हर नागरिक विकसित भारत के सपने से भरा हुआ है। देश की जनता ने राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक स्थिरता का महत्व समझा है। ये जनता जनार्दन की परिपक्वता ही है कि उसने लंबे समय तक मुझे इस तरह जनता की सेवा का अवसर दिया। तो जनता ने उन्हें सेवा का अवसर दिया, ये तो अपनी जगह है, लेकिन सेवा को उन्होंने चरितार्थ और फलितार्थ किया। इस पर भी हम बात करेंगे कि कितनी उनकी सेवा सही हो और कहाँ वो चूक रहे हैं। तो चूकने का सबसे बड़ा मुद्दा तो बच्चों के जो एग्ज़ाम है उसको लेकर हमने पहले भी बात की है कि पेपर जो लीक हुआ रहा वो एक बड़ी बात है, बड़ी चुनौती है मोदी सरकार के लिए। हालांकि बड़े काम नहीं, लेकिन शायद मोदी सरकार का फोकस अब इस पर आएगा। हम इस पर बातचीत करेंगे। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि जब मोदी सरकार में आए 2014 में तब लोगों ने उनको इतना गंभीरता से नहीं लिया होगा जितना उन्होंने 12 साल में काम करके दिखाया। मुझे याद है, मैं एक लाइन जोड़ूंगा अपनी बातचीत में
कि जब 370 हटाने की बात होती थी तो ओबीसी से लेकर फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती तक बड़े हंस के बोलते थे कि ये 10 बार भी अगर चुनाव जीत जाए, प्रधानमंत्री बन जाए, तो भी 370 को हटा नहीं सकते। महबूबा मुफ्ती कहती थी कि अगर 370 हटाई तो घाटी में तिरंगे को कोई उठाने वाला तो छोड़िए, कंधा देने वाला नहीं मिलेगा। फारूक अब्दुल्ला और उनके सुपुत्र उमर अब्दुल्ला कहते थे कि यहाँ खून, यहाँ की जो झील है उसमें या सड़कों में, गलियों में बहेगा। ओबीसी भी कहते थे कि हंस कर कि ये संभव नहीं है। तो 370 बहुत बड़ा काम था जो अकल्पनीय था, मोदी सरकार ने उसको किया। फिर उसके बाद हम बात करें तो 3 तलाक की बात मोदी सरकार ने की, वक्फ बोर्ड की बात की, एनआरसी की बात हुई, सीए की बात हुई। ये तो वो मुद्दे जो संवैधानिक थे जिसे करना कठिन था, बहुमत जरूरी था इसके लिए। और कई बार तो अल्पमत में रहने के बाद भी ये करिश्मा किया कि ये सारे मुद्दे उन्होंने राज्यसभा और लोकसभा से पास कराए। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है वो ये कि इस पूरे उनके 12 साल के कार्यकाल में कोरोना भी आया। दुनिया के 3-4 युद्ध ऐसे जो शुरू हुए तो बंद ही नहीं हो रहा है, कई बार घोषणा हुई। यूक्रेन रूस युद्ध, हमास और इजराइल का युद्ध, उसके बाद यूएस और इजराइल के साथ ईरान युद्ध, और फिर पाकिस्तान के साथ तो हमने ऑपरेशन सिंदूर 1 किया, उसके पहले सर्जिकल स्ट्राइक भी किए। और वो सब इसके पहले हमें नहीं लगता है कि 70-75 साल में कोई भारत ने इस तरह से काम किया। तो कह सकते हैं कि मोदी के नेतृत्व में देश बदल रहा है। अर्थव्यवस्था के मुद्दे पर बहुत घेरा जाता है, लेकिन दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था भारत बना है। ये मोदी या भारत सरकार के आंकड़े नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय आंकड़े। तो बहुत सारी बातें जिस पर हम बात करेंगे। जुड़ गए हमारे तीनों मेहमान, फ़ोन पर रमेश सिंह जी, स्टूडियो में योगीराज योगेश जी और कमल राठी जी। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। चर्चा की शुरुआत योगीराज जी आपके साथ। ये जो सारा मामला है, एक तो भारत में कांग्रेस के अलावा कम सरकारें ऐसी बनी हैं, कम प्रधानमंत्री ऐसे जिन्होंने अपने या तो कार्यकाल पूरा किया हो या अपने कार्यकाल में चुनौतीपूर्ण जो मामले थे उनका रास्ता निकाला हो। अटल बिहारी वाजपेयी गैर कांग्रेसी पहले ऐसे प्रधानमंत्री थे जो 3 बार देश के प्रधानमंत्री बने। उसके बाद फिर गुजराल साहब भी बने, चौधरी चरण सिंह भी बने, चंद्रशेखर भी बने। लेकिन जो चुनौतियां और काम मोदी ने किया है, नेहरू जी का अपना महत्व है, इंदिरा जी का अपना महत्व है, लेकिन गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री में हम प्रधानमंत्री में हम कह सकते हैं कि मोदी ने रिकॉर्ड तो बनाए हैं। आपकी राय कैसे देखते हैं? एक जो मामला सबसे बड़ा अभी हाल की हमने बात की कि पेपर लीक कांड में मोदी सरकार की जो छवि है उसको जरूर डेंट लगा है, आपकी राय? वैसे मैं ये मानता हूँ राघवन जी के जो पेपर लीक मामला जो है वही एकमात्र ऐसा मामला है जो अभी तक एक थोड़ा सा अगेंस्ट गया है मोदी सरकार के। बाकी पिछले 12 साल में विपक्ष चिल्ला चिल्ला के रह गया, लेकिन ये मोदी सरकार की सबसे बड़ी सफलता है कि भ्रष्टाचार का एक आरोप नहीं लगा किसी मंत्री के ऊपर, जबकि लगाने की कोशिश भारत से लेकर दुनिया भर से हुई। ऐन चुनाव में लोकसभा संसद के शुरू होने के पहले कहीं हिडनबर्ग की रिपोर्ट आती है, कहीं दूसरे की किसी तरह की रिपोर्ट्स आती हैं ताकि सरकार में, सदन में हंगामा हो, और इस तरीके के बार बार प्रयास किए गए। अभी भी एक फाइल को लेकर जब उन्होंने नाम चलाया जा रहा है, लेकिन एक भी आरोप सिद्ध नहीं हुआ। इसके अलावा जितने घेरने की कोशिश की गई विपक्ष की तरफ से नरेंद्र मोदी को, ये बताने की कोशिश की गई कि साहब वो हेलीकॉप्टर में इतना घोटाला हुआ और फलाना साहब चोर हैं और ढिमके साहब चोर हैं, लेकिन एक भी आरोप उसके आसपास भी नहीं फटका जी। तो ये मोदी सरकार की सबसे बड़ी सफलता है। और इसके अलावा मैं इस मोदी सरकार की सफलता सबसे बड़ी मैं मानता हूँ, इन 12 साल के दौरान ये 12 साल राष्ट्रीय स्वाभिमान और सनातन संस्कृति के पुनरुत्थान के साल रहे। अब वो तरह तरह से आप कोई इसकी व्याख्या कर सकता है, लेकिन ये बात सही है, ये जो 2 दशक जो बीते, कोई भी देश का भारतवासी आज गर्व के साथ भारतीय होने का दावा करता है। ऐसा नहीं कि इसके पहले नहीं होते थे, लेकिन एक अजीब तरह का उत्साह और एक आत्मविश्वास से लवरेज इस समय देश का हिंदुस्तानी। और ये मैं ऐसा इसलिए नहीं कह रहा, ये मैं ऐसे इसलिए भी कह रहा हूँ कि कल्पना थी कि भारत की इकोनॉमिक में मामले में इतना तेज ग्रोथ करेगा, ये कल्पना लगता था। सोचिए 11 नंबर की इकोनॉमी, हम 11 नंबर पर थे जब कांग्रेस की सत्ता गई यहाँ से, और आज 4थे नंबर की इकोनॉमी है, 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी में बहुत पहुँचने वाले हैं।
तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और इस दौरान ये बात सही है कि बहुत सारे झंझावात आए, दुनिया में देश में इतने सारे प्रधानमंत्री हुए, लेकिन कोरोना जैसा संकट किसी के सामने नहीं आया। तो ये अद्भुत संकट का सामना जो उन्होंने किया, देश को नहीं दुनिया को दिशा दी। ये जो वैक्सीन का जो मामला आया, अच्छे अच्छे जो डेवलप्ड कंट्री थे वो इस मामले में फेल हो गए, और भारत ने एक तरह से देखा जाए तो इस मामले में लीड किया, और कई देशों को हमने मुफ्त में वैक्सीन दी। ये देश की बहुत बड़ी विशेषता थी। और एक जो हम भूल गए इस पूरे चर्चा में, सबसे बड़ा जो है श्री राम मंदिर का जो शिलान्यास या जो राम मंदिर की जो प्राण प्रतिष्ठा जो हुई, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ में थी। उनके भाग्य में ये लिखा था और वो उन्होंने करके दिखाया। ये 500 साल पुरानी एक प्रॉब्लम को दूर किया। लोग कहते थे ये संभव ही नहीं हो पाएगा, असंभव सा काम। तो ये जो आप जो कह रहे हैं कि जो लोगों को लगते, मतलब लोग उनको छेड़ने से, कुरेदने से डरते थे जी कि इस मामले में हाथ डाले मत। एक बार और प्रयास हुए थे बनारस के कॉरिडोर को हटाने के, जब संजय गांधी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी और संजय गांधी की हाथ में सारी कमान देख के जरा सा उन्होंने 2-4 मकान हटाने की कोशिश की, इस टाइम हंगामा मच गया था और आखिर सरकार को कदम वापस खींचने पड़े थे। तो ये भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा ये अपने आप में बहुत बड़ा सफलता है जो मोदी सरकार के हाथों आई। और ये सनातन संस्कृति का, और ये कब तक ये मामला, ये मतलब ये तो अजर अमर टाइप का ये मामला हो गया राम मंदिर वाला। अब ये जब तक ये धरती पे लोग हैं तब तक इस काम को याद रखेंगे। तो ऐसे अद्भुत, अकल्पनीय और अविश्वसनीय काम नरेंद्र मोदी ने किए। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन आज हम दोनों तरफ की बात करेंगे। मैंने चर्चा की शुरुआत में कहा कि आज के दिन लोग राग जयजयवंती बहुत गाते हैं, लेकिन हमने शुरुआत इस बात से की कि पेपर लीक कांड जो है वो सरकार की छवि पर एक धब्बा है। बाकी बहुत सारे काम हुए, सैन्य क्रांति हुई है, भारत हथियार पहले मंगाता था, अब निर्यात करने की स्थिति में। ब्रह्मोस जैसी मिसाइल वो दुनिया के कई मुल्कों में उसके सौदे हो रहे हैं, वो खरीदी जा रही है। आकाश मिसाइलें, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन सवाल ये है कि देश बदल रहा है, दुनिया मान रही है कि अब भारत ऐसा देश नहीं कि बहुत ही सॉफ्ट नेशन है, बल्कि एग्रेसिव है। और आप अगर उससे ईंट मारेंगे तो वो जवाब पत्थर से देगा। पाकिस्तान को बता दिया। और चीन का हम भी जिक्र भूल गए, आप जैसे राम मंदिर की बात की मैंने लिखा था, लेकिन चीन को भी हमने गलवान घाटी से लेकर सब जगह बताया कि अगर आप हमसे लड़ने आए तो इस बार आपको पटकनी तगड़ी होगी। इस बार देखिए कि चीन फिर वाया पाकिस्तान भारत से लड़ रहा है। ऑपरेशन सिंदूर में उसने पूरी मदद की। चीन के अधिकारी ने कहा भी कि हमने सारी मदद की थी पाकिस्तान की, लेकिन भारत ने उसकी मिसाइलों को गिराया, उसके जो फाइटर प्लेन थे उनको हमला करने का मौका नहीं दिया। और कुल मिला के भारत, हम कह सकते हैं कि गामा पहलवान हो गया, किंगकॉन्ग हो गया, दारा सिंह तो हमारे थे ही थे। तो मेरे साथ जुड़े हैं रमेश सिंह जी। रमेश सिंह जी, इस पूरी चर्चा में इस बात पर भी हम फोकस करेंगे कि किसानों के लिए सरकार, मोदी सरकार ने क्या किया है, शिक्षा की जगत में क्या किया, कितने एयरपोर्ट बना रही है, कितने एम्स बना दिए, कितने IIT बना दिए, सड़कों का कितना बड़ा जाल बिछाया। और इसके साथ साथ ऑटोमोबाइल्स में क्रांति हो रही है, गवर्नेंस में क्रांति हो रही है। लेकिन जो बात करप्शन की है, वो मोदी सरकार तो ठीक है, लेकिन राज्यों में करप्शन के मामले में मोदी सरकार का तो सीधा हस्तक्षेप नहीं है। लेकिन जहां बीजेपी की सरकारें हैं वहां लोग उम्मीद करते थे कि मोदी जी ने कहा था कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। तो दिल्ली में तो वो किसी को नहीं खाने दे रहे हैं, लेकिन राज्यों में लोग जरूर कभी जेब से निकाल के छुप के खा लेते, कभी कुछ कर लेते, वहाँ खाना पीना चल रहा है। आपकी राय? जियो पॉलिटिक्स में भारत का दबदबा बढ़ा है। कतर, टर्की और पाकिस्तान का जो एक ट्रायंगल जो बना है भारत के खिलाफ, जिसमें चीन भी शामिल है, उसके खिलाफ भी भारत तैयारी कर रहा है। साइप्रस को हथियार दे रहा है, आर्मेनिया को हथियार दे रहा है, जो टर्की को घेरे हुए हैं। तो बहुत सारी चीज़ें आप कैसे देखते हैं? ये जो ऑपरेशन सिंदूर है, इसके बाद भारत ने अपनी फॉरेन पॉलिसी को शिफ्ट किया है। इसके पहले तक हम बड़े बैलेंस फॉरेन पॉलिसी पे चलते थे, लेकिन हमने देखा सिंदूर में, ऑपरेशन सिंदूर में, कि पाकिस्तान के साथ बहुत सारे देश खड़े रहे, लेकिन हमारे साथ जो अमेरिका हमारी रणनीतिक साझेदारी है वो भी साथ में खड़ा हुआ नहीं दिखा। तो हमने UAE, इजराइल और साइप्रस के मामले में बड़ा क्लियर स्टैंड लिया है। और ये फॉरेन पॉलिसी का ये मतलब मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा शिफ्टिंग अगर फॉरेन पॉलिसी की आजादी के बाद की है तो यही है, और इसके परिणाम हमें आगे देखने को मिलेंगे। दूसरी बात मैं ये कह रहा था कि 370 से धारा 370 के स्ट्रेटेजिक और डिप्लोमेटिक इम्प्लीकेशंस बहुत ज्यादा थे।
ये बात इसीलिए कांग्रेस ने कभी हिम्मत नहीं की, कोई भी सरकार हिम्मत नहीं करती थी। और ये जो ओवैसी और मुफ्ती महबूबा मुफ्ती और ये फारूक अब्दुल्ला वगैरह जो धीमे हाँकते थे, और हमारे और भी जो हिंदू नेता जो दिग्विजय सिंह वो जैसे कहते थे कि ये हो ही नहीं सकता, खून की नदियां बह जाएंगी, इसकी वजह यही थी कि इसके डिप्लोमेटिक और स्ट्रेटेजिक जो इम्प्लीकेशन थे उनके कारण कोई ये मानते थे कि कोई हाथ नहीं लगा सकता। और उन इस इम्प्लीकेशंस को एक तरफ रखते हुए मोदी सरकार ने 370 को हटाया। ये इससे भारत की जिससे एक मतलब एक समस्या का समाधान नहीं हुआ। 370 का एक साइकोलॉजिकल जो फिनोमिना था कश्मीर की जनता में वो टूटा, और दुनिया अवाक रह गई। 370 के बाद जो हमारे इधर देश में लोग उम्मीद कर रहे थे कि इसके स्ट्रेटेजिक और डिप्लोमेटिक इम्प्लीकेशंस बहुत तेजी से आएंगे, उनमें से कोई भी नहीं आया। ये भारत सरकार की, मोदी सरकार की तैयारी थी, मोदी सरकार की हिम्मत थी और मोदी सरकार का इकबाल था। दूसरी बात ये राम मंदिर का मुद्दा जो था, राम मंदिर के मुद्दे पे 500 सालों की लड़ाई थी। राम मंदिर के मुद्दे पे मोदी ने सबसे महत्वपूर्ण काम ये किया है कि इसे उम्मीद ये की जा रही थी कि संसद में अध्यादेश ला गए, संसद में कानून बना गए, इसको मंदिर को बनाएंगे, लेकिन मोदी जी ने उसे सुप्रीम कोर्ट से उस फैसले को करवा के और ये उसका मार्ग प्रशस्त किया। इसे मैं धर्म की स्थापना मानता हूँ। अच्छा, दूसरी बात यह है राघवन जी की जो डिजिटल क्रांति हुई है भारत की आजादी के बाद, पहली बार 2014 के बाद जबरदस्त डिजिटल क्रांति हुई है हर क्षेत्र में, चाहे आर्थिक क्षेत्र हो, चाहे संचार के क्षेत्र हो, और चाहे आम आदमी के लेवल पे। आम आदमी की हालत ये है कि गांव का छोटा से छोटा आदमी डिजिटली जुड़ा है, सोशल मीडिया से जुड़ा है। ये सोशल मीडिया के युग में मोदी सरकार की एक एक पोस्टमार्टम होता ना, जैसे एक्सरे करते, ऐसे सरकार की एक एक चीज को मॉनिटर किया जाता है, और अगर वो गलत है तो उसका एक नेगेटिव इफेक्ट आता है, अच्छा सही है तो पॉजिटिव इफेक्ट आता है। और सोशल मीडिया के जमाने में अपनी छवि को कोई बचा के रख पाए, ये बहुत बड़ी बात होती है। ये मोदी सरकार की उपलब्धि है। 2 और योजनाएं सरकार ने लाई है, एक उज्ज्वला और एक आयुष्मान। उज्ज्वला योजना ऐसी योजना है राघवन जी की एलपीजी किसी जमाने में विलासिता की चीज मानी जाती थी, बड़े लोगों की चीज थी। छोटे लोग एलपीजी के दर्शन ही करके बहुत खुश हो जाते थे कि भैया उनके यहाँ एलपीजी है। मोदी सरकार ने गांव के छोटे से छोटे आदमी के घर में भी एलपीजी कनेक्शन पहुंचा दिया। ये इससे जो गरीब तबका है वो साइकोलॉजिकली बिल्कुल रमेश जी, और बहुत सारी बातें उसमें, उनको गरीबों को मकान भी है, मकान के साथ इलाज की बात भी है कि जो आयुष्मान कार्ड का जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये कि राठी जी, पूर्वोत्तर पर बड़ा संकट था, लेकिन अगर हम देखें कि आज़ादी के बाद पहली बार विपक्ष इतना कमज़ोर है जितना आज, तो हम ये नहीं कहते कि मोदी की वजह से, लेकिन मोदी के भाग्य की वजह से उनको कमज़ोर विपक्ष मिला है। दूसरी बात मैं बोलूँगा कि उड़ीसा, बिहार और बंगाल ये ऐसे राज्य थे जहाँ बीजेपी को आना जरूरी था, लेकिन वो 10 साल में 12वें साल में वो आ पाए। तो ये जो रणनीतिक महत्व का मामला, सामरिक महत्व का मामला है। और दूसरी बात ये कि सैन्य क्रांति की बात हो रही है, हथियार हम सप्लाई कर रहे हैं, विमानों को फाइटर प्लेन बनाने की बात हो रही है, 5th जनरेशन का, 4.5 जनरेशन का, फिर मिसाइलें हम बना रहे हैं, हथियार यहाँ खुद बन रहा है, तोपें बन रही है, बड़ी बड़ी इंसान मिसाइल वो राइफल बन रही है। तो बहुत सारी चीज़ें, आपकी राय इसके अलावा और आप क्या सोचते हैं राठी जी? क्या था कि एक बीच का दौर आया था जहाँ सरकारें स्थायी नहीं थी। मोदी जी के आने के बाद सरकार स्थायित्व के साथ है, और स्थायित्व के साथ में एक निर्णय लेने की क्षमता। मैं बस इसमें टांग अड़ा रहा हूँ आपकी बातचीत में। मोदी सरकार ने जिसको रिप्लेस किया था वो तो 10 साल की सरकार थी, स्थायी सरकार थी। मनमोहन सिंह 10 साल प्राइम मिनिस्टर रहे और यूपीए की सरकार थी। जी, लेकिन उसमें जो कुनबा था, वो कुनबे के कारण बहुत सारे फैसले लेने में हर सरकारों को, मिकल से इंदिरा गांधी जी के बाद या राजीव गांधी के बाद हर सरकार को ये दिक्कत आई। अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी आई। कुनबा इनके पास भी है, हाँ, लेकिन इनका कुनबा उस ढंग का नहीं है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो निकाला, बिल्कुल ठीक बात है। मैंने तो आदर्श के रूप में देखा जाता है। इतना ध्यान दिलाया कि मोदी के पहले 10 साल, 1 दशक की सरकार थी और प्राइम मिनिस्टर भी एक ही थे, मनमोहन सिंह जी। तो इनके पास जो निर्णय लेने की क्षमता है, और जो भी इनके साथ जुड़े हुए कुनबा है, उस कुनबे को संभालते हुए अगर अपना निर्णय सबकी सहमति से ला दें, वो सबसे बड़ी उपलब्धता है। कि वो क्षमता हर आदमी की नहीं होती। भाई आप घर में 5 भाई होते हैं, एक बड़ा भाई 4 को लेके नहीं चल पाता आज की दुनिया में। तो अगर वो लेके चल रहे हैं, स्थायित्व की सरकार दे रहे हैं, तो अपने आप में मजबूती प्रदान करता है। इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफ़ी काम किया,
नॉर्थ ईस्ट में काफ़ी डेवलपमेंट हुए हैं। आपको नॉर्थ ईस्ट में तो डेवलपमेंट का ये हाल था कि यहाँ से 1 रुपये जाता था तो वहाँ 5 पैसे काम होता था, 95 पैसे गायब हो जाते थे। तो वहाँ काफ़ी काम हुआ। इसके अलावा स्कूल शिक्षा की बात करें, हम स्वास्थ्य की बात करें, एम्स बढ़े, IITs बढ़ी, तो लगभग हर क्षेत्र में मोदी जी ने काम तो काफ़ी किए हैं। और भी जनता उम्मीद कर रही है, और जनता उम्मीद करती है तो उम्मीद पे ही 12 साल भी उनके हो गए, और आगे भी और जितना भी समय वो ऐसी स्थायित्व के साथ में मजबूती के साथ विकास का काम करेंगे, जनता उनका साथ देगी। इसमें कोई शक नहीं कि जनता साथ देगी। जैसा आपने कहा कि एक परिवार को इकट्ठा करना मुश्किल होता है, फिर तो सरकार चलाने में एनडीए में भी कई सारे घटक हैं, चंद्रबाबू नायडू है, नीतीश कुमार है, ये बड़े दल हैं। लेकिन योगीराज जी, सबसे खास बात है कि बंगाल में हाल के चुनाव में देखिए आप, ज़बरदस्त बहुमत के साथ भाजपा सरकार में आई। उड़ीसा में बीजेपी सरकार में आई है। बिहार में उन्होंने सरकार बनाई है, पहली बार भाजपा का मुख्यमंत्री है। सबसे खास बात है कि इस पूरे मामले में जो मैंने कहा कि विदेश नीति आक्रामक हुई है। अब ऐसा नहीं है कि भारत को डिक्टेट करेगा कि आप ऐसा मत करिए और ऐसा करिए। अटल बिहारी वाजपेयी के समय भी ऐसा नहीं था कि कमज़ोर थी, लेकिन सीधी सी बात है कि इस बार जो वैश्विक स्थिति है वो सबसे ज़्यादा कठिन है पूरी दुनिया की, और भारत उसमें कठिनतम दौर से गुजर रहा है। चीन ताकतवर हुआ है, पाकिस्तान पहले की तरह चालाक है, सियार की तरह बदमाश है। वो कभी यूएस की गोद में, अमेरिका की गोद में बैठता है, कभी चीन की, दोनों के साथ खेलता है। फिर अरब कंट्रीज़ में जाता था, वो कहता है कि इस्लामिक ब्रदरहुड है। फिर आप देखिए कि बांग्लादेश जिसको आपने बनाया वो आपके खिलाफ खड़ा है। नेपाल जैसा देश है, श्रीलंका जैसा देश है, और भारत के भीतर भी जो दल हैं वो उपलब्धियों के बजाय देश को कमज़ोर करने की साजिश कर रहे हैं। ये ऐसा भी कई सालों में पहली बार हुआ कि प्रतिपक्ष जो सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर दुनिया के मुद्दों में सरकार के साथ होता था, अब प्रतिपक्ष भी सरकार के खिलाफ होता है, देश के बाहर भी और देश के भीतर भी। आपकी इस पर कोई टिप्पणी छोटी सी आए? एक तो ये देखिए राघवन जी कि भरोसा कायम किया नरेंद्र मोदी ने इस 12 साल के दौरान, और किसी भी चुनाव को बलपूर्वक जीतने की कोशिश नहीं की। बलपूर्वक से मेरा मतलब ये है कि बंगाल का आपने जिक्र किया, बंगाल में पिछले इलेक्शन में भी विधानसभा को और अभी भी बहुत ज़ोर शोर से मांग उठी थी कि वहाँ राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए। इन 12 साल के दौरान एक भी स्टेट में राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया नरेंद्र मोदी ने, जबकि कई जगह ऐसी स्थितियाँ थीं और जनता का भारी प्रेशर था जी। तो ये एक बड़ी सफलता है कि उस चीज़ को उन्होंने अपने भरोसे से जीता है कि हम इस रास्ते की बजाय हम लोकतंत्र का रास्ता अपनाएंगे। तो ये एक बड़ी बात होती है कि एक तरफ आपको लोग उकसा रहे हैं और ऐसी परिस्थितियाँ निर्मित हो रही कि आप ऐसा काम करिए, लेकिन फिर भी पूर्ण संयम का परिचय देती उन्होंने उस गलत रास्ते को नहीं चुना। और कांग्रेस सरकारों की यही सबसे बड़ी कमजोरी रही। 300-350 से ज़्यादा बार उन्होंने राष्ट्रपति शासन का उपयोग किया। अलग अलग जब इच्छा हुई जिस राज्य में जब चाहे वैसा राष्ट्रपति शासन लगा दिया। अयोध्या में मस्जिद ढा दी गई तो 3 स्टेट वैसे ही कुर्बान कर दिए गए। ऐसे कई बहुत सारे उदाहरण हैं, और इन्हीं सब चीज़ों को झूठे प्रचार के जरिए फिर विपक्ष ये बताने की कोशिश करता है कि साहब ये चोरी कर रहे हैं, ये वोट चोरी हो गया, ये लोकतंत्र को खतरा। ये लोकतंत्र में भरोसा जताया नरेंद्र मोदी ने जी। इसको ये लोकतंत्र में खतरा बताने की कोशिश करते हैं, मतलब गलत नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है। और इसलिए वो सारे नैरेटिव जो 2014 से लेकर अभी तक बनाए गए सब उल्टे मुंह जाके गिरे हुए। कुल मिलाकर लोकतंत्र को खत्म होने की बात बताई जा रही है, लेकिन हर बार ये लगता है कि लोकतंत्र खत्म होने के बजाय मजबूती से आ गया है। बंगाल के चुनाव इसके नतीजे इसकी मिसाल भी है। कुछ कहना चाहेंगे आप रमेश जी? मामले में कुछ कहना चाहता हूँ कि डोकलाम का जो मुद्दा हुआ था उसमें चीन ने पहली बार ये माना था कि भारत की फॉरेन पॉलिसी में सख्ती आई है, यानी उनने ये महसूस किया था। और उसके बाद जो गलवान हुआ था उसमें चीन की फॉरेन पॉलिसी में ये परिवर्तन आया था कि वो मतलब उनने ये अपनी सैन्य स्तर पे वो भारत से डरने लगे थे। इसके पहले हम बहुत ज्यादा डरते थे। और तीसरी बात ये है कि जैसे पश्चिम बंगाल में अभी डीप स्टेट का बहुत बड़ा खेल था। पश्चिम बंगाल मतलब एक प्रकार का अखाड़ा था पश्चिम बंगाल। अगर इस बार बीजेपी यहाँ नहीं जीतती तो पश्चिम बंगाल में बहुत कुछ ऐसा होने वाला था जो बहुत भयभीत कर देता है। पिछले कई सालों में डीप स्टेट ने भारत में अस्थिरता पैदा करने की बहुत कोशिश की, लेकिन ये हमारी राजनीतिक परिपक्वता है, मोदी सरकार की भी और इस देश के लोगों की भी परिपक्वता है कि उन्होंने डीप स्टेट को, पहला शायद भारत है जहां डीप स्टेट फेल हुआ, और नहीं तो डीप स्टेट कहीं, अमेरिकी डीप स्टेट कहीं फेल नहीं होता।
बिल्कुल, तो ये भी सरकार की पॉलिसी है कि जो अमेरिका या विदेशों की साजिश है उसको वो समय से पहले ही उसे कहते हैं कि न्यूट्रलाइज कर देता है। राठी जी कुछ कहेंगे आप? जी बिल्कुल, एकदम मजबूती के साथ जो चल रहे हैं। शुरू में तो आदमी जब सत्ता में आता है थोड़ा समय लगता है। अब 12 साल हो गए, मुझे लगता है जो गति अभी तक 12 साल में हमें मिली है, अब 12 साल के बाद अगले 3 साल 5 साल में हमें इससे डबल, मतलब जो 12 साल में अगर 10 का 20 हुआ है तो अब मुझे लगता है 20 का 80 होने वाला है। बिल्कुल, तो मोदी जी की उपलब्धताएं तो हैं। आंकड़े आपने इतने तगड़े रख दिए कि मोदी जी को भी पसीना आ जाएगा कि 10 साल में 20 हुए थे, अब 20 से हम 40 और 40 से 80। तो ये भी टारगेट उनको दिए जाते हैं जो एक ओवर में 30-40 रन मारने का मादा रखता हो। तो मैं कह सकता हूं कि मोदी सरकार की वाहवाही तो ठीक है, लेकिन गवर्नेंस के मामले में, परीक्षा के मामले में उनको सतर्क होने की ज़रूरत है। इसके अलावा उनके लिए और ऐसे 2-4-10 मुख्यमंत्री चाहिए, जैसे योगी आदित्यनाथ है, हेमंत बिश्वा शर्मा है, अब बंगाल के मुख्यमंत्री भी उसी ट्रैक पर आ रहे हैं। तो लगता है कि मोदी के साथ अब राज्य भी बदलेंगे, ऐसी उम्मीद करते हैं। तो कुल मिलाकर मोदी ने जो काम किया है, जो बातचीत हुई है, अभी वो और देश में चर्चा का विषय बनेगी, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि वो गैर कांग्रेसी पहले से प्रधानमंत्री जो पंडित नेहरू से के मुकाबले अपने कार्यकाल में आगे निकल गए। तो कह सकते हैं कि मोदी ने रिकॉर्ड तोड़ा और नेहरू को पीछे छोड़ा। इस पर बहस अभी जारी रहेगी। कुल मिलाकर चर्चा को यहीं रोक रहे हैं। तीनों मेहमानों को हम धन्यवाद करते हैं। रमेश जी आपका साधुवाद, योगराज जी आपका धन्यवाद और राठी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने चर्चा में हिस्सा लिया। बखबर में सिर्फ इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND 24।